अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 4 है, जो कि हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं ना, वो भी अबू जाफ़र मंसूर के दौर की अहम बगावतों के बारे में थे, लेकिन ये चूँकि काफ़ी एक लेंथी टॉपिक था, इस वजह से इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। आज हमारा पार्ट 4 है, ठीक है, और ये इसका आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम सबसे पहला हमारा है रोम के साथ तसादुम, रोम से तसादुम। रोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों को याद होगा कि इनके साथ तसादुम या इनके साथ लड़ाई झगड़े का आगाज़ जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही हो चुका था। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिस आखिरी मुहिम को भेजा था वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकर्दगी में एक लश्कर था जो उन्होंने रोमन एम्पायर के तरफ भेजा था, क्योंकि रोम से मदीना की जो रियासत थी उसको ख़तरा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपने दौर में रोमन एम्पायर के ख़तरे को बखूबी जो है वो जांच लिया था, और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से ही रोमन एम्पायर के साथ तसादुम का आगाज़ हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में रोमन एम्पायर का जो शाम का जो इलाका है, जो कि जो है सऊदी अरब के साथ मिला हुआ था, ये पूरे का पूरा इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया, और बाकी का भी काफ़ी हिस्सा जो है वो फ़तह होकर इस्लामी रियासत में शामिल हो गया। इस वजह से ज़ाहिरी बात है कि रोमन जो है वो के ख़िलाफ़ जो है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी एहतजाज की, और बाद में भी जो रोमन एम्पायर है उनका इस्लामी रियासत के साथ, इस्लामी हुकूमत के साथ हमेशा एक टसल सी रही, दोनों आपस में लड़ते ही रहे। बहरहाल बनु उमैया के दौर में मुसलमानों ने रोमियों के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था, और बनु उमैया भी अपने सारे दौरे हुकूमत में रोमियों के साथ ही जो है वो उनकी लड़ाइयाँ चलती रही हैं। बनु अब्बास के दौर में, अलसफ़ा के दौर में भी ये हुआ। अलसफ़ा के अहद में एक बात याद रखें कि अलसफ़ा ने ज़्यादातर, चूँकि उनको पता था कि नई हुकूमत है, उसके नई जो है अब खिलाफत है, और अभी जो है इतना इस्तेहकाम नहीं मिला है खिलाफत को, इस वजह से अलसफ़ा ने ज़्यादातर मुख्तलिफ़ जो उसके जो दुश्मन थे उनके साथ उन्होंने हिकमत अमली ये की, या उनकी जो पॉलिसी थी वो नरम पॉलिसी थी। वो उनके साथ जो है वो सुलह की पॉलिसी अपनाई थी, और उसने तकरीबन लोगों को इनाम वग़ैरह देकर, और जो है वो अपनी जो है वो अपनी ज़ाती कोशिशों और ज़हानत से उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन रोम के साथ तसादुम जो है में अलसफ़ा ने भी अपनी जो नरम पॉलिसी थी या नरम सुलह की पॉलिसी थी उनको तर्क करके रोमियों के ख़िलाफ़ जारहाना हिकमत अमली अपनाई थी। और वजह ये थी कि रोमन एम्पायर को इस बात का पता चले कि जो नई जो इस्लामी हुकूमत बनी है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि रोमन एम्पायर उनको जो है वो किसी भी वक्त कुचल सके। यही कुछ अबू जाफ़र मंसूर के दौर में भी हुआ। अबू जाफ़र मंसूर के दौर में तो रोमन एम्पायर ने जो है इस्लामी सरहदी इलाकों मल्तिया और कमख पर कब्ज़ा कर लिया था, और ज़्यादा इस पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी। यही वजह है कि अबू जाफ़र मंसूर ने सुलह की पॉलिसी तर्क करके रोमियों के ख़िलाफ़ जो है जारहाना हिकमत अमली का आगाज़ किया, और अपने चचा सालेह बिन अली और अपने भाई अब्बास को रोमियों के मुकाबले के लिए रवाना किया। और इन दोनों सिपह सालारों की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत रोम जो है वो एक दफ़ा फिर उनको शिकस्त हुई। इस्लामी अफवाज ने रोमियों से अपने मफतूहा इलाके वापस छीन लिए, मिस्मार शुदा मकानात, फसील, किला जात की मुरम्मत करवाई, और वहाँ की छावनियों में अपनी फ़ौजों को क़याम का हुक्म दिया। इसके बाद रोम के साथ एक मुआहदा हो गया, जिसकी रूह से रोम ने गिरफ़्तार मुसलमानों को रिहा कर दिया। इस मुआहदे की वजह से आइंदा भी कई साल तक इस मुहास पर अमन रहा। ये देखें, आपको ये रेड डॉट नज़र आ रहा है, ये असल में वो इलाका है
रोमन एम्पायर का, जिस पर इस्लामी रियासत का, जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी रोमन एम्पायर ने। नीचे यहाँ पे सीरिया आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सीरिया असल में शाम को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा हमारा आज का जो सब टाइटल बन रहा है वो है उंदलस में उमूमी हुकूमत का क़याम। उमवी हुकूमत जो है वो वैसे तो आपको याद होगा कि ये बनु उमैया की जो हुकूमत थी, इसको बनु अब्बास ने आखिरी जंग जो इनके दरमियान हुई थी, जंग ज़ाब, उसके बाद से जो खिलाफत थी वो बनु उमैया के ख़ानदान से निकल कर बनु अब्बास के ख़ानदान में मुंतकिल हो गई थी। लेकिन बनु उमैया का एक शहज़ादा जो है अब्दुर्रहमान अल-दख़ल, वो बनु अब्बास के हाथों अमूवियों के कत्लेआम से बचकर निकल गया और अफ़्रीका से होता हुआ उंदलस पहुंचने में कामयाब हो गया। उंदलस जो है ये तुर्की का स्पेन का इलाका है। और यहाँ इसने क्या किया कि अपने तदब्बर और अपनी हिकमत अमली से इसने करतबा भी तुर्की स्पेन का एक शहर है, स्पेन का ये सारे जो है उंदलस और करतबा ये सारे स्पेन के शहर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी जो है वो ज़ोर बाजू से करतबा पर हमला करके कब्ज़ा करके एक नई खुद मुख्तार जो है हुकूमत की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 300 साल तक जो है वो कायम रही। मंसूर ने उंदलस पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा, लेकिन अब्दुर्रहमान के हाथों इब्रतनाक शिकस्त खाकर बचे कुचे अब्बासी सिपाही जो है वो लौट आए। मंसूर ने भी अब्दुर्रहमान की बहादुरी और अज़्म हौसले को सराहते हुए उसे शहबाज का लक़ब दिया और अब्बासियों ने उसके बाद कभी उंदलस का रुख नहीं किया। ये आपको नज़र आ रहा है स्पेन, जो रेड कलर के जो है वो उसमें है, ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। और ये अफ़्रीका का इलाका है, यहाँ से वो भागता हुआ स्पेन के इलाके में पहुँचा था, जबकि अब्बासी हुकूमत जो थी वो इराक़ के इलाके में थी। अब आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इराक़ का और स्पेन का काफ़ी फ़ासला है, और ज़ाहिरी बात है फ़ासले की वजह से अब्बास जो है बनु अब्बास के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो स्पेन पर हमला करके उस जो है वहाँ पर भी दोबारा अपनी हुकूमत कायम करे। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक बन रहा है सब टॉपिक, वो है वलीअहद की तब्दीली। वलीअहद की तब्दीली असल में अबू जाफ़र मंसूर के दौर की अहम बगावतों में तो शुमार नहीं होती, लेकिन चूँकि जंग व जदल और मुसीबतें और मसाइल का जो सामना उसे करना पड़ा उसमें था, इस वजह से राइटर ने शायद इस टॉपिक को उसमें शामिल कर लिया है। बहरहाल अल-सफ़ा ने अपने दौर में अबू जाफ़र मंसूर के बाद अपने भतीजे ईसा बिन मूसा को वलीअहद बनाने का जो है एक वसीयत की थी, लेकिन अबू जाफ़र मंसूर ईसा बिन मूसा के बजाय अपने बेटे मेहदी को अपने बाद वलीअहद बनाना चाहता था। इस वजह से उसने शुरू में ईसा बिन मूसा को धमकियां भी थीं और उस पर जो है ज़बरदस्ती करके और उसकी तज़लील करके जो है उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो वलीअहद से दस्तबरदारी का ऐलान कर दे, जिसके बाद मंसूर ने अपने बेटे मेहदी को अपने बाद खलीफा बना लिया, ठीक है। अबू जाफ़र मंसूर को बासी खिलाफत का अव्वलीन जो है वो बानी तो अल-सफ़ा है, लेकिन अबू जाफ़र मंसूर को हकीकी बानी करार दिया जाता है, क्योंकि इसे अपने विरसे में बेशुमार मसाइल और मुश्किलात मिली, लेकिन अपने 22 साला दौरे हुकूमत में इसने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और तदाबीर की बदौलत खिलाफत को जो नई ज़िंदगी, ताबनाकी और इस्तेहकाम बख्शा, इसकी बदौलत उसे बनु अब्बास की खिलाफत का हकीकी बानी करार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इवन के जो तिबरी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनके अल्फाज में कि जो है अबू जाफ़र मंसूर के पास एक ऐसा आईना था जिससे वो अपने दुश्मन और दोस्त को पहचान लेता था, और ये असल में उनके जो अल्फाज हैं ये असल में अबू जाफ़र मंसूर के जो है स्पाई सिस्टम या उनकी जासूसी महकमे जासूसी के बारे में था,
क्योंकि जो अबू जाफ़र मंसूर के दौर में जो उनका जासूसी का महकमा था वो बहुत उसने उसको जो है वो मज़बूत बना दिया था, जिसकी बदौलत उसे अपने दोस्त और दुश्मन का बहुत आसानी से पता चल जाता था। बहरहाल आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।